सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम बैक अगेन विद दिस न्यू फ्रेश वीडियो। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं भाई लोगों का चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी अभी तक की तो जो जर्नी है मेरी हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। अभी तक मेरे को 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। कल ही मेरे को 8 महीने कंप्लीट हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांट को कराए हुए, और जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप आई बटन पे क्लिक करके रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपनी जर्नी अभी तक की मेरी जो रही है। मेरे को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, क्या क्या भ्रम जो मेरे थे हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, क्या क्या कन्फ्यूजन थे जो टूटे हैं, और मेरे को क्या क्या बातें क्लियर हुई हैं। तो आज बात करूँगा उनके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का मन कैसे बनाया। और उससे पहले ये बात बताने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि मैंने भी यूज़ की है और मेरे को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरे को उसमें 2-3 चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अब हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो चैलेंज मेरे को ये आया, मतलब 6-7 महीने तक तो नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस चीज़ को लेके कि जैसे जो टेपिंग थी, टेपिंग को लेके मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम से मतलब फेस करनी पड़ी। जैसे कि टेपिंग का जो ग्लू है, जब आप उसको हटाते हैं तो आपकी स्किन के साथ वो इतना ज़्यादा मतलब फिक्स हो चुका होता है कि जब आप उसको खींचते हैं तो आपके जो नीचे के बाल हैं, जो आपके ओरिजिनल बाल हैं, वो भी साथ में खींचते हैं। तो जब मैं उसको खींचता था तो वो टेप के साथ वो ओरिजिनल बाल भी आ जाते थे, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, क्योंकि वो मेरे नीचे की जो नॉर्मल जो ग्रोथ थी मेरी, जो हो रही थी हेयर की, वो ख़त्म कर रही थी एक तरीके से। तो मैंने इस बात से भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोची कि जब मैं विग यूज़ कर रहा था तब मैंने देखा कि जब स्वेटिंग वगैरह होती है, पसीना वगैरह आता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और एक जो डर सबसे ज़्यादा बना रहता था कि यार मेरी जो ग्लू है, जो गम है, जो टेप है, वो यार थोड़ी कमज़ोर हो गई है। क्योंकि मैं उसको जो चेंज करता था, मैं वीकली करीबन चेंज करता था, लेकिन वीक का जो एंड आता था, जैसे कि ये 5वां दिन हुआ लगाए हुए या 6ठा दिन हुआ, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मतलब वो जो गम थी उसकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती थी। तो मेरे को डर लगा रहता था कि कहीं विग गिर ना जाए। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, गिरी विग कभी भी नहीं है। और मैं इसमें उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो विग में टेपिंग ना यूज़ करके क्लिप यूज़ करते हैं। जो क्लिप यूज़ करते हैं उनके लिए बात बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि क्लिप का मैंने आपको पंगा पहले ही बता दिया कि क्लिप का क्या पंगा होता है। तो आपको संक्षेप में फिर से बताता हूँ, शॉर्ट में फिर से बताता हूँ। जो टेप होती है वो ज़्यादा बेटर होती है क्लिप से, क्योंकि क्लिप क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा हिलती है, क्योंकि वो जुड़ी हुई होती है सीधे आपके बालों को उसने पकड़ा हुआ होता है। अब ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं या तेज़ हवा चली या कुछ हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि हट जाती है, वो इतनी भी कमज़ोर नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा सा डिसबैलेंस ज़रूर हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। मतलब जैसे आपने पूरा दिन उसको लगाना है, घर पे आके आपने उसको दोबारा उतारना है, ताकि आपके जो हेयर्स हैं उन पे नेचुरल जो हवा है वो जाए। तो जब आप पूरा दिन बिताते हैं, मतलब दोपहर होते होते शाम होते होते वो थोड़ी अनबैलेंस हो जाती है, तो आपको उसको बार बार ठीक करना पड़ता है वॉशरूम में जाके। वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग और भी वॉशरूम में होते हैं, तो उनके सामने ये चीज़ करना ठीक नहीं लगती, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी मतलब देखने को मिलती है। लोग बहुत ज़्यादा हिचकते हैं अगर वो ये सब चीज़ें उन सबके सामने करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात रही विग की, और फिर मैंने मन बना लिया कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो जनवरी 17 को मेरे 2 सेक्शन लगे थे, 17 और 18। जनवरी 17 और 18 में मेरा कंप्लीट हुआ था हेयर ट्रांसप्लांट। 2 दिन लगे थे और मेरे को 3500 ग्राफ्ट लगे थे। और मैंने जब उनसे अपने क्लिनिक से बात की, हाँ इससे पहले मैं बताना चाहूँगा मैं क्लिनिक कैसे चूज़ किया। क्लिनिक मैंने बहुत जगह पहले इसके बारे में पढ़ा। दूसरा, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो बहुत देखी, जिन लोगों को मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं भी खुद उनसे इंस्पायर्ड हूँ, और वो भी हेयर ट्रांसप्लांट को लेके काफ़ी सारी वीडियोज़ अच्छी बनाते हैं। उन लोगों में मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो लोग इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात होती है एक हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले, कि आपको अब मन बनाना पड़ता है अंदर से, और आपके जितने भी भ्रम होते हैं वो टूटने चाहिए। मतलब आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो आपके क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। जैसे कि सबसे बड़ा जो लोग समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कि क्या प्रॉब्लम होती है, तो सारे लोग ये सोचते हैं, मतलब मेजर लोग ये सोचते हैं, उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करवाएंगे तो हमें एक्सट्रीम तरीके का जो पेन है वो फेस करने को मिलेगा।
तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आपको पेन महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि आपको जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें मतलब जो क्वांटिटी एनेस्थीसिया की होती है वो उसी हिसाब से दी जाती है। तो जहाँ पर उन्होंने ट्रांसप्लांट करना है उस जगह को वो सुन कर देते हैं। अब सुन करने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा आपके सर में क्या हो रहा है, कि खोपड़ी खोल के ले भी जाएंगे तो आपको नहीं पता लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आपके जहाँ से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वहाँ कुछ भी करें आपको नहीं पता लगेगा। हाँ, आपको थोड़ा सा सेंसिटिव आपको महसूस होगा, क्योंकि वो एनेस्थीसिया देते हैं, ज़रूर देते हैं, लेकिन आपको अगर आपकी स्किन में कोई चीज़ पंच हो रही है तो आपको ज़रूर पता लगेगा, लेकिन दर्द आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। दो जगह वो आपको एनेस्थीसिया देंगे, एक तो जहाँ पर वो इम्प्लांट कर रहे हैं और जहाँ से उन्होंने बाल निकाले हैं, तो ये दो जगह आपको एनेस्थीसिया देंगे और आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा आपका ट्रांसप्लांट कब खत्म हो गया। अच्छा, तो ये बात भी मैं आपको बता दूं कि 2 दिन हेयर ट्रांसप्लांट को क्यों लगे, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला कि हम थोड़ा टाइम लेके आपके तसल्ली से जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो करना चाहते हैं, और हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके 3500 बाल हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका जो ग्रोथ है वो भी अच्छे तरीके से बना रहे, और आपकी जो क्वालिटी हम निकालेंगे ग्राफ्ट्स की वो भी अच्छे तरीके से रखें और उसको प्रिजर्व करके रखें अच्छे तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, मेरे 2000 जो बाल थे वो पहले दिन में निकाले, मतलब 17 को निकाले, और वो 17 की शाम होते होते लगा दिए, और फिर उन्होंने मेरे को स्टे दिया वहीं पर। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से करवाया है तो आप मैं दोबारा आई बटन पे उसका लिंक डाल देता हूँ वीडियो का, आप वहाँ पे जाके बिल्कुल देख सकते हैं वीडियो, और मैंने उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कितना कॉस्टिंग है, कितना क्या है, कितना पैसा वैसा लगा और सब कुछ, ठीक है। और उन्होंने मेरे को स्टे दिया। वहाँ पे स्टे देने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप अगले दिन में कि आप 1500 ग्राफ्ट हम अगले दिन लगाएंगे, तो मैंने 1500 जो ग्राफ्ट थे वो अगले दिन लगाए। उसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया था वो जैसे जैसे मैं घर पे आया, एनेस्थीसिया उन्होंने मेरे को दिया था धीरे धीरे करके नीचे आने लगा, और मैं फोटोग्राफ भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं जो भी उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया वगैरह दिया था वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है स्किन के अंदर से ही, तो वो स्वेलिंग लेके आ रहा है। और क्लियर आप देख सकते हैं कि स्वेलिंग होती है, ज़रूर होती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्वेलिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे, मतलब मेजर लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे क्वान्टिटी में लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि उनका जो फेस है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर आप इस चीज़ से भी चिंतित हैं कि मेरे को स्वेलिंग आ जाएगी, लोग क्या कहेंगे, तो दोस्तों के थोड़ा बहुत आपको अपना मन बनाना है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, तो इस पर भी जाना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको स्वेलिंग आ गई है तो आपको दर्द भी हो रहा है, तो दर्द आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी आपको नमनेस रहेगी वो तकरीबन 1 महीने तक तो रहेगी। मतलब जब भी मैं अपने फर्स्ट PRP के लिए गया था तब भी उन्होंने जो मेरा प्लाज्मा निकाला, मेरा ब्लड सैंपल लिया, उसमें से प्लाज्मा निकाला और इंजेक्ट किया मेरी स्किन में, तब भी मुझे नहीं पता लगा था, क्योंकि मेरी स्किन जो थी तब भी सोई हुई थी ऊपर से। सोई हुई का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्किन है उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ। दूसरे महीने भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ, और तीसरे महीने में जाके मेरे को थोड़ी दर्द स्टार्ट हुई, और जब 8वें जो मैंने अपनी फाइनल PRP ली है तब तो जो मुझे दर्द हुआ है वो तो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मतलब मैं दर्द इतना भी मतलब मेजर दर्द नहीं था, उसको बेयर कर सकते हैं दर्द को। और ऐसा भी नहीं कह रहा कि बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से आपको दर्द होगा, लेकिन दर्द तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं घर पर आ गया। घर पर आने के बाद अच्छा, जो पोजीशन होती है आपकी लेटने की, वो डॉक्टर ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि आप अभी तकरीबन 1 हफ्ते तक आप सर के बल मतलब बिल्कुल उल्टा होके ना लेटे, मतलब ऐसे करके ना लेटे, क्योंकि पीछे से उन्होंने जो भी मेरे ग्राफ्ट थे वो निकाले थे, तो उस पर उनको ही उस जगह को, प्रॉपर जगह को हील होने में टाइम लगता है। तो मैं जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर डालूंगा वो उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा, और ऊपर से जो उन्होंने केमिकल्स वगैरह लगाए हैं और जो भी उन्होंने क्या कहते हैं, जो भी उन्होंने सॉल्यूशन वगैरह लगाए हैं वो चिपक जाएंगे। मेरी जो उन्होंने मरहम पट्टी कर रखी है उससे चिपक जाएंगे। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये जो फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उस टाइम की है जब मेरी पट्टी हट गई थी। जो सॉल्यूशन मैंने लगाया हुआ था अपनी स्किन में वो स्किन के साथ ही चिपक गया था, और मैंने उसको वॉश नहीं करवाया था। जब मैं अपनी फर्स्ट वॉशिंग के लिए गया तो उन्होंने उस चीज़ को भी क्लियर कर दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, और उन्होंने दोबारा उसके ऊपर बैंडेज लगा दी। तो ड्रेसिंग आपको करानी पड़ती है उनके पास दोबारा जाके। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लड क्लॉट्स भी उसमें ऊपर जमे होते हैं, जो आपको ब्लैक सा दिख रहा है ये ब्लड क्लॉट्स होते हैं, और क्लॉट्स भी होते हैं, साथ साथ में ये आपका फैट भी होता है जो सूख जाता है।
सूखने के बाद ये काला पड़ जाता है, इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। कुछ लोग होते हैं, आप ये गलती बिल्कुल ना करें, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ब्लड क्लॉट्स को हटाते नहीं है एक 2-2 हफ्ते तक। तो क्या होता है कि वो सूख जाते हैं और जम जाते हैं इतने बुरी तरीके से कि जब वो वॉशिंग के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जब वो वॉश कराते हैं तो उनके जो इम्प्लांटेड हेयर्स होते हैं वो उन्होंने इतनी पकड़ बना ली होती है कि वो भी साथ में खिंच के बाहर आ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा हो। तो आप जो वॉशिंग कराएं वो 3 से 4 दिन के अंदर ही करा लें और सेकंड वॉशिंग में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरा फर्स्ट वॉश में पूरा क्लियर नहीं हुआ था, तो मेरे को सेकंड वॉश के लिए जाना पड़ा था। और अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगी, आई बटन पर आपको वो भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसमें भी आपको प्रोग्रेस मिल जाएगी, ठीक। आगे मैं बात बताना चाहता हूँ कि उसके बाद का क्या होता है। मतलब जैसे अब मैं बात करता हूँ मैंने फर्स्ट मंथ की, जो पहला मेरा महीना आया उस महीने में मेरे को ग्रोथ तो मेरे को नहीं दिखी, लेकिन जो इम्प्लांटेड हेयर्स थे, लोग कहते हैं कि इम्प्लांटेड जो आप हेयर कराते हैं वो पहले ही महीने में झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे पहले महीने में नहीं झड़े, मेरे एक्चुअली ये 1.5 महीने के बाद झड़ना स्टार्ट हुए। और जब झड़े तो मेरे को ऐसे लगा कि यार अब पता नहीं यहाँ पे कुछ आएगा कि नहीं आएगा, और मैं बहुत डर गया था अंदर से। और मैंने सोचा यार ये अगर ये फेल हो गया तो मतलब मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, ठीक है। और मतलब क्या मैं किस मतलब कॉन्फिडेंस चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। जो गंजे लोग होते हैं उनको सबको पता है, आप लोगों को भी पता होगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस समस्या से जूझ रहे होंगे या फिर आप करा चुके होंगे तो बहुत खुशी की बात है। और अगर आपने नहीं कराया तो डेफिनेटली आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि काफ़ी सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो उनके बाल उड़ गए होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा झिझकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने से, और उनको कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। जैसे मैं काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू वगैरह भी लेता हूँ, तो मैं उनको देखता हूँ काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो गंजे होते हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो प्रॉपर चेंज होती है, और जिनके बाल होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा उनकी कैपेबिलिटी पे कोई मैं शक नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि वो कैपेबल नहीं होते या ऐसा कुछ होता है, लेकिन कुछ मार्जिनली फ़र्क पड़ता है। भले 1 या 2% का फ़र्क पड़े तो फ़र्क लेकिन ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मेरा पहला महीना गुजरा और मैं उसके बाद फर्स्ट PRP के लिए गया। PRP लेने के बाद मेरे को लगा कि हाँ भाई अब कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 महीने गुजर गए, 2 महीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जैसे तीसरा महीना आया तो मेरे को छोटे बाल दिखना स्टार्ट हो गए। जनरली डॉक्टर ने बोला था कि आपका 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने तक होते आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसका जो रिजल्ट है धीरे करके दिखना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे से मतलब आपका जो बेबी हेयर्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो बेबी हेयर्स आने के बाद आपको अपना पता लगेगा कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो जो उन्होंने मतलब डॉक्टर भी देखेगा, वो देखेगा कि उन्होंने जो हेयर ट्रांसप्लांट किया है, उन्होंने जो इम्प्लांट किए हैं बाल वो कहाँ से आने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो मेरे केस में ये ग्रोथ जो थी वो धीरे करके क्यों हुई, वो इसलिए भी हुई यार क्योंकि मेरी जो क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट है और क्वालिटी जो है मेरे बालों की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत पतले बाल हैं, आप बहुत रेशम जैसे बाल हैं मेरे, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे हैं उनके भी रेशम वाले बाल होंगे। तो यार अगर आप सोच रहे हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे और सक्सेसफुल नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल ना रहे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है थोड़ा रुक के आए, ये हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें टाइम ज़रूर लगे, लेकिन यार वो आएगा ज़रूर। अगर आपने अच्छी जगह से कराया है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है अच्छे तरीके से, आपने जिस क्लिनिक से कराया है, जिस हॉस्पिटल से कराया है उसके बारे में आपने अच्छी तरीके से रिसर्च की है, आपको डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस है, उसका रिजल्ट आपने देखा है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा। और भले उसमें टाइम लग जाए। तो ये मैं पतले बालों जिनके हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं मोटे बाल जिनके होते हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा। तो मोटे बाल जिनके होते हैं उनमें वो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि एक तो उनके बाद जो क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट होती है वो बहुत अच्छा होता है, जो उनकी डेंसिटी है वो निकल के आती है, वो जो उभर के आती है सामने वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप डॉक्टर से बात करें इसके बारे में कि मेरे को इम्प्लांट कराना है और ऐसे करना है, तो उनको आप ये ज़रूर मेंशन करिए कि मेरे को जो हेयर लाइन बनवानी है उसको मैं चाहता हूँ कि आप घनी बनाएं। उसका एक रीज़न मैं बता दूंगा घनी क्यों बनाए, क्योंकि कोई भी इंसान आपसे जब इंटरेक्ट होता है, आपसे जब मिलता है तो आपसे फेस टू फेस मिलता है, आपसे कभी ऐसे होकर बात नहीं करता, कभी होके ऐसे बात नहीं करता। अगर ऐसे होके बात कर रहा है आपसे तो आप खुद घूम जाते हैं उनके सामने, तो उनको जो है आपका सामने का फेस दिखता है, उनको आपकी हेयर लाइन दिखती है, उनको पीछे के बालों से कोई मतलब नहीं, आपको उनके साइड के बालों से कोई मतलब नहीं, वो ऊपर झाँक के नहीं देखते आपके बालों को कि हाँ भाई ऊपर से कैसे दिखते हैं बाल, वो आपसे सामने से बात करते हैं और आपका सामने का ही फेस आपको दिखता है। तो मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा जब भी डॉक्टर से बात करें तो आप उनको बोले कि एक तो हेयर लाइन पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दें और डेंसिटी पे ज़रूर ध्यान दें हेयर लाइन की, ठीक है।
तो अब बात करते हैं थर्ड महीने की, जो तीसरा महीना आया। तीसरे महीने मेरे को थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई, और फिर ऐसे करते करते मैं अपनी पीआरपी पे भी कॉन्सेंट्रेट करने लगा, और डॉक्टर ने मेरे को कुछ दवाइयाँ वगैरह भी रेकमेंड कर दी थी। ठीक है, जो आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट का जो दिन होता है उसका जो उसके बाद का जो पीरियड होता है, लाइक 1 महीने का पीरियड, और उसके बाद का जो पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। वो मैं अलग अलग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको जो दवाइयाँ हैं वो अलग अलग खानी पड़ती हैं। जो 1 महीना होता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद का, उसमें आपको अलग दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और उसके बाद डॉक्टर आपकी दवाइयाँ चेंज कर देता है। वो आपको डाल देता है मिनॉक्सिडिल पे, फिनास्ट्राइड पे, और मेंटोप्रो वगैरह जो भी आपके सॉल्यूशंस वगैरह हैं उस पर डाल देता है। आप शैम्पू आपको रेकमेंड करता है कि ये आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, इसमें बायोटिन वगैरह सब कुछ है। आपकी दवाइयाँ भी प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था चौथे महीने की, तो मैंने पीआरपी वगैरह ली। उसके बाद 5वां महीना आया, मैंने देखा, आप वीडियो भी देख सकते हैं। अगर हाँ, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, जो मैंने अपना 8वें महीने का जो रिजल्ट शो किया है उसमें भी मैंने मेंशन किया है कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट वो जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वो आप लोगों के लिए ही बनाई है। वो इसलिए भी बनाई है मैंने ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। जो लोग नहीं देखना चाहते कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहते, वो सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए आते हैं, तो रिजल्ट के लिए मैंने आपके लिए ये किया है, एक प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, उसमें मैंने मंथ बाय मंथ, मतलब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th मंथ तक, और जो मैं जब तक अपडेट करता रहूँगा तो मैं सारे महीने की आपको जो भी अपडेट्स है उसमें मिल जाएंगी। इसलिए आप उसमें मंथ बाय मंथ रिजल्ट आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें डेफिनेटली मैं कंपैरिजन दिखा दूंगा आपको, ईजिली उससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करता हूँ 5वें महीने की। 5वें महीने में भी आप देख सकते हैं ग्रोथ धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद 6ठा महीना आया। 6ठा महीने में मैंने अपनी पीआरपी ली, और उसके बाद काफ़ी सारे लोग ये मेरे को कहने लगे कि सर आपकी जो डेंसिटी है वो अभी तक नहीं आई है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरी लास्ट जो 7th मंथ की जो प्रोग्रेस थी उसको आप देखिए, और मेरी जो 8th मंथ की प्रोग्रेस है उसको देखिए। जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे बन रही है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी अपनी वीडियोस में ये बात भी मेंशन की है। ये बात मैं कब से मेंशन करनी स्टार्ट की है, जब 4था महीना 5वां महीना हुआ था, तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, तुम्हारी तो ग्रोथ हो ही नहीं रही है, तुम्हारा तो मतलब कितना बेकार है। रुको भाई, मैंने उनको तब भी ये बोला था कि यार टाइम लगेगा, डॉक्टर ने भी बोला है टाइम लगेगा, तो मैं ऑब्वियसली डॉक्टर की बात मानूंगा। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि हम जो वीडियोस बनाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस में बनाते हैं। ठीक है, हम पर भी अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, और हमारी भी कुछ बातें हैं जो गलत हो सकती हैं, लेकिन डॉक्टर जो आपको बताएगा वो डेफिनेटली वो क्वालिफाई है उस चीज़ को लेके। हम जो शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने पढ़ाई करी है ऊपर प्रॉपर उसके बारे में, तो आप डॉक्टर की बात ज़्यादा सुने और डॉक्टर से ही पूछें हर चीज़ के बारे में। ठीक है, हम तो क्या कर सकते हैं, हम आपको आइडिया दे सकते हैं, हम आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। डॉक्टर आपको वो चीज़ नहीं दे सकता, डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि उसके बाद क्या होगा। हेयर ट्रांसप्लांट वो उसकी जिम्मेदारी हेयर ट्रांसप्लांट तक ही सीमित है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या होगा वो ये नहीं बता सकता। तो हम जो करते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों को रफली आइडिया हो जाए कि किस किस सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ सकता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो देखिए, किसी और की वीडियो देखिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। हम सब लोग एक ही बात बताते हैं, और हम सब लोग यही चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो कराएं, और अच्छी जगह से कराएं। ठीक है, अच्छा मेरे को एक और बात बतानी थी आप लोगों को कि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ ना करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बात करें। आप किसी भी क्लिनिक से बात करते हैं या किसी भी हॉस्पिटल से बात करते हैं, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका एक तो जो आप नेगोशिएट करना चाहेंगे वो आप नेगोशिएट बिल्कुल कर सकते हैं डॉक्टर से। और आप डॉक्टर को, आप पहली बात तो डॉक्टर आपको उल्लू नहीं बना सकता। कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा, अगर आपको नॉलेज होगी उसके बारे में। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, और उनकी बातों में आके आप ऐसे उल्लू बन जाएंगे और वो आपको जो बोलेंगे आप हाँ हाँ बकरी की तरह सर हिला के आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, तो आप डॉक्टर से उतने ज़्यादा सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर उन बातों का ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब भी दे सकता है। अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है, अगर ज़्यादा ई या ऊआ कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि कुर्सी पीछे करिए और निकल लीजिए वहाँ से, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि आपको जो नॉलेज मिली हुई है वो मेरे ख्याल से आपको जो नॉलेज आपने ली है वो थोड़ी ज़्यादा ही होगी उस डॉक्टर से, अगर वो फर्जी डॉक्टर है तो। और आपकी जो नॉलेज है वो काम आएगी आपके इस वैसे टाइम पे जब आपको मतलब 3-4 जगह पे जाके पूछना पड़ेगा। और आप हर क्लिनिक पे जाइए, पूछिए उनसे, आपको हर क्लिनिक अलग अलग बात बताएगा, और जो आपको बेस्ट लगेगा आप उस पे जाइए। आपको जहाँ का जो प्राइस है, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं, आपने उनके रिजल्ट देख रखे हैं, आप उनसे जाके बात करिए। ठीक है, तो यार वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थैंक यू सो मच, और बस बने रहिए भाई लोगों के
साथ। और न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरीके का कंटेंट मैं डालता रहता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, और बीच बीच में मैं अपनी कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियोज़ भी डालता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो। कभी भी आपको मन करे आप मेरे सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है। अपनी कॉम्पोजिशन में अपनी एक और डालने वाला हूँ बहुत जल्दी। आप लोगों का रिस्पांस मेरे को बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का साथ में जुड़ने के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक करें डेफिनेटली। उससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरे को किस तरीके से अपनी वीडियो बनानी है, किस तरीके से अपनी वीडियो को प्रेजेंट करना है। अच्छा, मेरे को एक बात आप लोगों से और पूछनी थी, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। मेरे एक सवाल आप लोगों से कि मैं जिस तरीके से बोलता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा बीच में फंबल भी मारता हूँ। वो तो मैं खैर एडिट कर देता हूँ। और जब मैंने ब्लूपर्स वाली वीडियो बनाई थी वो तो खैर मुझे देख के इतनी हंसी आ गई थी। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। तो कमेंट डाउन बिलो कि मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकता हूँ, और क्योंकि मैं भी नया हूँ इस चीज़ को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।